हेलो बेटा, आगे हम करेंगे आज पूर्ति लोच की श्रेणियाँ, डिग्री ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहली है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इकाई मूल्य यानी कि आपकी परफेक्टली फ्लेक्सिबल और पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है, तो इसमें आगे है मूल्य सापेक्ष, मूल्य बराबर इकाई से अधिक और इकाई से कम। सबसे पहले है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः पूर्णतः बेलोचदार उस समय होती है पूर्ति जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में अनंत परिवर्तन हो जाता है। ये लोचदार आएगा बेटा। ठीक है, पूर्णतः लोचदार ही होगा कि पूर्ति पूर्णतः लोचदार उस समय होती है जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में अनंत परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होती है? इन्फिनेटिव। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। अगला है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार उस समय होती है जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने हमारा डिमांड में किया था, क्या किया था कि आपका जो ये हमारा कर था उसमें डिमांड कर था, तो उसमें क्या था, यहाँ पे यानी कि आप इतना 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 कितना भी बेच सकते हैं। ठीक है, इस प्राइस पर। ठीक है, और बेलोचदार में क्या था कि आपका प्राइस चाहे कितना ही बढ़ जाए लेकिन आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे हम इसके जो डायग्राम है वो हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति क्या है। उस समय होती है जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, नथिंग चेंज। आगे है इकाई मूल्य सापेक्ष पूर्ति, यानी कि जितना प्राइस में चेंज उतना सप्लाई में चेंज। पूर्ति इकाई से कम मूल्य सापेक्ष उस समय होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है पूर्ति में भी उतने ही प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, यानी कि जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज। फिर है इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष पूर्ति। पूर्ति इकाई से कम मूल्य सापेक्ष उस समय होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है पूर्ति में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो बेटा इकाई से कम नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी मिस प्रिंट हो रहा है। पूर्ति इकाई से अधिक मूल्य सापेक्ष उस समय होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है पूर्ति में उससे ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो क्या कहलाएगा? इकाई से अधिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, 1 मीन्स यूनिट, इकाई से अधिक। क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आगे है इकाई से कम मूल्य सापेक्ष पूर्ति। पूर्ति इकाई से कम मूल्य सापेक्ष उस समय होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है पूर्ति में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिट, इकाई से कम। क्या हो गई? इकाई ज़्यादा। अब है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सबसे पहले है समय, वस्तु की प्रकृति, उत्पादन की तकनीक, लागत का नियम। उसके बाद है पूर्ति की लोच का महत्व। क्या महत्व, इम्पोर्टेंस है? कीमत निर्धारण तथा पूर्ति की लोच, साधन कीमत निर्धारण तथा पूर्ति की लोच। आगे है पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या क्या हैं। तो क्या है? तकनीकी प्रगति, संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, अनुदानों में वृद्धि तथा करों में कमी, विक्रेताओं की संख्या का बढ़ना, भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना का होना। आगे है पूर्ति में कमी के क्या कारण है। ये तो थे वृद्धि के। क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत का कम होना, विक्रेताओं की संख्याओं का कम होना, भविष्य में कीमतों के अधिक होने की संभावना का होना, अनुदानों में कमी व करों का अधिक होना, उत्पादन की तकनीक का पिछड़ा हुआ होना। तो ये था हमारा समरी थी इस चैप्टर की। अब करते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ति से क्या अभिप्राय है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।
तो पूर्ति से अभिप्राय क्या है? अगर आपका पूर्ति फलन आ जाए, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व आ जाए या पूर्ति परिवर्तन के कारण, एक ही आंसर होगा। क्या? किसी वस्तु की वो मात्रा जिसे विक्रेता बाजार में एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, पूर्ति कहलाती है। पूर्ति पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है जिन्हें पूर्ति फलन या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे, सबसे पहले है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत के बढ़ने पर प्राय पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत के कम होने पर पूर्ति कम होती है। मांग के बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, मांग के कम होने पर पूर्ति कम होती है। विक्रेताओं की संख्या। बाजार में जब विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तो पूर्ति अधिक होती है, विक्रेताओं की संख्या घटने पर पूर्ति कम होगी। अगला है लागत का नियम। जब उत्पादन पर घटती लागत का नियम लागू होता है तो उत्पादक अधिक उत्पादन करना पसंद करेंगे, जिससे पूर्ति भी बढ़ेगी। और यदि उत्पादन पर बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो उत्पादन कम प्रोडक्शन करेंगे, जिससे पूर्ति भी कम होगी। संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि संबंधित वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति अधिक होगी तथा संबंधित वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति कम होगी। उत्पादन की तकनीक। उत्पादन की तकनीक के सरल होने पर उत्पादन अधिक होगा, जिससे पूर्ति अधिक होगी, और उत्पादन की तकनीक जटिल होने पर उत्पादन कम होगा, जिससे पूर्ति भी कम होगी। आगे है फर्म के उद्देश्य। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिक करना होगा तो केवल अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति की जाएगी, और यदि फर्म का उद्देश्य कि बिक्री या उत्पादन को अधिक करना है तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। ये था पूर्ति को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। अब है पूर्ति के नियम की व्याख्या। पूर्ति के नियम की व्याख्या क्या है कि पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम होती है तथा कीमत के बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। इसे पूर्ति के नियम कैसे व्याख्या की है? देखिए, हमारे पास एक प्राइस और सप्लाई। मैंने आपको पहले बताया था डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, जबकि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। कीमत 10, पूर्ति 100। कीमत बढ़ के 20 हो गई, पूर्ति बढ़ के 200 हो गई। कीमत बढ़ के 30 हो गई, पूर्ति बढ़ के 300 हो गई। कीमत बढ़ के 40 हो गई तो पूर्ति बढ़ के 400। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती गई, और इसको हमने इस डायग्राम में शो किया है। यहाँ पे हमने लिया है क्वांटिटी, यहाँ पे हमने प्राइस, और ये है हमारा सप्लाई कर्व। अब देखिए, हम आपको बता दें, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब डिमांड कर्व तो हमारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है, यहाँ पे हम लेते प्राइस और यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है हमारी क्वांटिटी घटती है। प्राइस हमारा ये है तो हमारी क्वांटिटी देखिए ये है, और अगर हमारा प्राइस ये है तो क्वांटिटी हमारी देखो ये है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है क्वांटिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे प्राइस घटता जाता है क्वांटिटी बढ़ती जाती है। लेकिन सप्लाई में क्या है? सप्लाई कर्व हमारा होता है ऐसे, ये प्राइस इतनी है तो हमारी क्वांटिटी इतनी है। ठीक है, प्राइस अगर इतना है तो क्वांटिटी देखिए हमारी यहाँ पे इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता है नीचे की तरफ, स्लोप डाउन होता है, और सप्लाई कर्व क्या होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बाएं से, ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ और ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए अपोजिट रिलेशन है। ये प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, प्राइस और डिमांड इनमें रिलेशन क्या है? नेगेटिव। लेकिन प्राइस और सप्लाई इनमें कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, आप इनको याद भी कर लीजिए। थैंक यू।